गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन स्टार्ट करेंगे। साइज और लोकेशन जानने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वर्ल्ड मैप में कुछ इमेजिनरी लाइंस हैं। आपने पहले भी पढ़ा होगा इमेजिनरी लाइंस के बारे में, काल्पनिक रेखाएं जिसे जो कि लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड के नाम से जानी जाती हैं। एक बार आपको वो रिकॉल करा देते हैं, उसके बाद हम आगे इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? जो वर्ल्ड मैप पे ऐसे आपको लंबे उसमें मिलेंगे वो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, और जो इस तरह से आते हैं वो लैटिट्यूड्स होते हैं। जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो 360 होते हैं और ये 181 होते हैं। ये 181 होते हैं इक्वेटर को मिला के, ठीक है। और हमारा जो वर्ल्ड मैप जो ग्रिड बनता है वो ऐसे दिखता है। ये एक इमेजिनरी लाइन है जिसके थ्रू जो हमारे इसको पढ़ने वाले हैं मैप को, वो इसके थ्रू जानते हैं कि कौन सा देश या कौन सी जगह किस दिशा में कितनी दूरी पर स्थित है। जो इनके बीच का गैप होता है वो आपको ये बताता है कि आप किस एरिया में हैं और वहाँ का जो इकोलॉजिकल वो एटमॉस्फेयर है वो कैसा होगा। तो सबसे पहले हम इंडिया के बारे में जानते हैं। तो इंडिया जो है वर्ल्ड मैप पर बिल्कुल नॉर्थन हेमिस्फेयर में स्थित है। इंडिया के बारे में आप जानते हैं कि पहले ब्रिटिश राज में था। ब्रिटिश से आज़ादी होने के बाद इसने बहुत ज़्यादा तरक्की की है, और जो हमारा देश है वो नॉर्थन हेमिस्फेयर में पड़ता है। नॉर्थन हेमिस्फेयर इन द सेंस कि जो आप ये देख रहे हैं इसमें जो इक्वेटर है इसके ऊपर का हिस्सा क्या है? इसके ऊपर का हिस्सा नॉर्थन हेमिस्फेयर है और नीचे का हिस्सा साउथर्न हेमिस्फेयर है, ठीक है। इक्वेटर से इक्वली बराबर बराबर भागों में बटा हुआ है। तो जो इक्वेटर बिल्कुल बीच वाली लाइन आती है उससे ऊपर का हिस्सा नॉर्थन हेमिस्फेयर में। पूरी तरह से हमारा जो देश है वो इस इक्वेटर के बिल्कुल ऊपर स्थित है, इक्वेटर से नॉर्थन हेमिस्फेयर में स्थित है, ठीक है। और ये जो इसकी लंबाई अगर हम देखें लॉन्गिट्यूड के हिसाब से तो ये 37 डिग्री 6 इंच नॉर्थ में पड़ता है, और जो इसकी लॉन्गिट्यूड्स वैल्यू है वो 68 डिग्री 7 इंच ईस्ट से 97 डिग्री 25 ईस्ट है। इट मीन्स जो इसकी आप देख सकते हैं जो इसकी लेंथ में है वो 37 डिग्री 6 इंच नॉर्थ है, और दूसरा है हमारा 68 डिग्री 7 इंच नॉर्थ एंड 97 से 20 डिग्री 25 ईस्ट। ये है इसकी जो लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स वैल्यू हैं वो हैं कि इन रेखाओं के बीच में हमारा देश स्थित है। जो ये इमेजिनरी लाइंस हैं यही समय का निर्धारण करती है, और हमारी जो इमेजिनरी लाइंस के बीच में जहाँ हम पढ़ते हैं वो 37 डिग्री नॉर्थ इसलिए ही कहा गया है क्योंकि ये इक्वेटर के ठीक ऊपर है, तो दोनों चीज़ें नॉर्थ में ही जाएंगी। यानी कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की जो दूरी है उस लाइन की वो 37 डिग्री 6 इंच नॉर्थ है, ठीक है। और जो लॉन्गिट्यूड्स लैटिट्यूड्स वैल्यू है वो असम से अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात तक की देखी जाएगी, वो 68 डिग्री 7 इंच से 97 डिग्री 25 इंच ईस्ट तक की मानी जाएगी। ईस्ट इसलिए क्योंकि वो भी 4 हिस्सों में डिवाइड होने के बाद हमारा देश ईस्ट में पड़ता है और वेस्ट में दूसरे देश पड़ते हैं। इसको बिल्कुल बीच से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि 3 रेखाएं हैं जो हमारे उससे निकल कर गुजरती हैं, जिसे आपने पहले भी पढ़ा होगा जिनके बारे में। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के बिल्कुल लगभग 20 से गुजरती हुई जाती है, जिसकी जो वैल्यू है वो है 23 डिग्री 30 नॉर्थ, और ये भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांट देती है। जो साउथर्न अंडमान और निकोबार है आइसलैंड है वो बे ऑफ बंगाल में पड़ते हैं, और साउथ वेस्ट में हमारे साउथ ईस्ट में क्या है अंडमान निकोबार, और साउथ वेस्ट में क्या है हमारे लक्षद्वीप आइसलैंड है। जो टोटल एरिया है इंडिया का वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। अगर हम पूरा टोटल एरिया देखते हैं तो वो इतना है, जो कि पूरे विश्व का लगभग 2.4% 2.4% माना गया है। ये विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत जो है ये विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है किस हिसाब से? लैंड मास के हिसाब से, यानी कि ज़मीन के टुकड़ों के हिसाब से ये विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इसकी जो लैंड बाउंड्री है वो लगभग 15.2 किलोमीटर, एंड जो टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन की है जो मेन लैंड है अंडमान और निकोबार को मिला के वो
7,516.6 किलोमीटर है। जो नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट है इंडिया के, उनमें ये आप यहीं से देखें, इसमें जो ईस्ट नॉर्थ वेस्ट जितने भी हैं वो क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन है। यहाँ पर जो हमारा हिमालय है वो यंग फोल्ड माउंटेन माना जाता है कि बिल्कुल नया बना हुआ जो पहाड़ है, जो नए पहाड़ बनते हैं वो है इसमें। तो ये यंग फोल्ड माउंटेन से घिरा हुआ है और दो क्या तीन तरफ इसमें समुद्र है। आप जानते हैं एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, एक तरफ अरेबियन सी है और नीचे की तरफ हमारे हिंद महासागर है। जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड है मेनलैंड का वो लगभग 30 डिग्री माना गया है, यानी कि एक जो स्पेसिफिक वो दिया गया है वो 30 डिग्री का दिया गया है। इंडिया का जो ईस्ट और वेस्ट है वो एक्सटेंड करता है नॉर्थ और साउथ से ज़्यादा। जो एक्सटेंड स्मॉलर है नॉर्थ और साउथ से, यानी कि अगर हम ऊपर से नीचे देखें उनकी लंबाई कम है और इधर चौड़ाई उससे कम है। तो ये जो है नॉर्थ और साउथ से कम है हमारा ईस्ट से वेस्ट तक का एरिया। जो टाइम है, जो स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन मानी जाती है वो भारत में होकर गुजरती है यूपी के मिर्ज़ापुर से, जिससे कि एक स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है? स्टैंडर्ड टाइम जब हम एक निश्चित समय मान लेते हैं, क्योंकि आप खुद देखिए कहीं पर सूरज जल्दी निकलता है, कहीं देर पर पहुंचता है, क्योंकि जब पृथ्वी घूमती है, जब वो राउंड लेती है तो उसको एक जगह से दूसरे तक पहुंचने में समय लगता है। धीरे धीरे घूमती है तो अप्रॉक्सीमेट 2 घंटे का टाइम लैप्स है हमारे अरुणाचल प्रदेश में और गुजरात में। जब सूरज अरुणाचल प्रदेश में निकलता है वहाँ के समय में और गुजरात के समय में सूरज के पहुँचने में लगभग 2 घंटे का समय लगता है। तो उस 2 घंटे के समय को आप कैसे वेरी करेंगे? हमारी जो रेलवेज़ होती हैं, कंप्यूटर वर्क होता है, ये सभी एक निश्चित समय अवधि पे चलते हैं। अब ये तो नहीं है कि अरुणाचल प्रदेश में हम 5 बजे उठ रहे हैं और गुजरात में हम 7 बजे उठ रहे हैं। अगर सूरज ऐसे पहुंच रहा है तो हम उस टाइम पे गुजरात में 7 बजे तो नहीं कह सकते कि 7 बजे हैं, सॉरी 5 बजे हैं, क्योंकि 5 तो उस टाइम अरुणाचल प्रदेश में बज रहे थे। तो ये दिक्कत होती है टाइम की। तो इसीलिए एक स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है, जिससे कि पूरे देश का, पूरे विश्व का अपना अलग अलग समय है। जो उनका स्टैंडर्ड मेरिडियन होता है, जो ग्रीनविच टाइम होता है, 0 डिग्री से होकर जो गुजर रहा है, उससे होकर ये माना जाता है। तो जो टाइम है वो हमारा जो ग्रीनविच टाइम से अकॉर्डिंगली जितना डिस्टेंस माना गया है उसके अकॉर्डिंगली जो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो होकर गुजरता है मिर्ज़ापुर से, यूपी के मिर्ज़ापुर से, और वहाँ पर 5:30 का टाइम माना गया है, 5:30 ईस्ट का टाइम माना गया है। तो उसके हिसाब से पूरे इंडिया का समय सिर्फ उसी हिसाब से निर्धारित होता है, यानी कि हमारे यहाँ पूरे भारत में जो समय होता है वो एक समान होता है उसके हिसाब से, क्योंकि जो टाइम गैप है फिर वो मैटर नहीं करता है। अब ट्रेन कहीं से चलती है और कितने बजे कहाँ पहुँचेगी, आप ये तो नहीं कह सकते कि यहाँ से 5 बजे निकली है वहाँ पर 7 बजे पहुँचेगी, अभी तो हम ये कहते हैं। लेकिन क्या हम दूसरी जगह भी उस टाइम पर 7 बज रहे होंगे? अगर हम टाइम को, अगर हम मेरिडियन के हिसाब से ना चलाएं, अपने हिसाब से चलाएं कि हमारे यहाँ सूरज तो 7 बजे निकला है तो हम 7 बजे, यानी कि हमारे यहाँ वही 5 होते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि वहाँ पर भी 5 बजे हैं, यहाँ पर भी 5 बजे हैं, तब तो सही है। लेकिन अगर वहाँ पर 5 बजे हैं, हमारे यहाँ 7 बज रहे हैं तो गलत समय हो जाएगा। तो इसीलिए एक स्टैंडर्ड टाइम होना ज़रूरी था। तो स्टैंडर्ड टाइम के लिए एक पूरी जो कैलकुलेशन होती है वो की गई थी, जिसके हिसाब से इस पॉइंट को रखा गया था। जो टाइम है साउथ से नॉर्थ तक पहुंचने का, जैसे कि आप जानते हैं धरती धीरे धीरे घूमती है, तो उसी हिसाब से वो सूरज जो है टर्न करता है। इंडिया और विश्व, भारत क्या है, लगभग ईस्ट और वेस्ट एशिया के बिल्कुल बीच में स्थित है। जो रूट है क्रॉस इंडियन ओशियन से होते हुए, जो कि बहुत सारे देशों से सॉरी यूरोप के बहुत सारे देशों से, वेस्ट से, और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं उनसे जुड़ा हुआ है। हम सी रूट के थ्रू वहाँ पर ट्रैवल करते हैं। जो डेक्कन पेनिनसुला है, पेनिनसुला क्या होता है, जो नीचे का हिस्सा है हमारा वो पेनिनसुला कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये 3 तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। पेनिनसुला वो एरिया होता है जो 3 तरफ समुद्र से घिरा हो और एक तरफ वो ज़मीन से जुड़ा हो। जैसा कि हमारा इंडिया है, नीचे की तरफ से वो 3 तरफ समुद्र से घिरा है और ऊपर की तरफ से वो ज़मीन से जुड़ा हुआ है। तो जो डेक्कन पेनिनसुला है इंडिया का, वो जो
वेस्ट एशिया है उससे कांटेक्ट करने में आसानी से मदद करता है, क्योंकि समुद्री रास्ते से हम आसानी से आ जा सकते हैं अफ्रीका, यूरोप और वेस्टर्न कोस्ट में। जो हमारा साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया है उससे हम जा सकते हैं हमारे ईस्टर्न कोस्ट से, ठीक है। पूर्वी तट से और पश्चिमी तट से हम जो इस तरफ देश हैं या उस तरफ देश है उनकी तरफ हम जा सकते हैं। जो ओशियन है साउथ में इंडिया के, उसको इंडियन ओशियन का नाम दिया गया है। किसी भी और देश का नाम, किसी समुद्र का नाम किसी और देश पर नहीं है। इसके रीज़न क्या है कि भारत की जो कोस्ट लाइन है वो सबसे ज़्यादा लंबी है, इतनी ज़्यादा लंबी समुद्र को टच करती हुई, इसीलिए उसका नाम इंडियन ओशियन दिया गया है, हिंद महासागर दिया गया है, और ये भारत के नाम से जाना जाता है। जो लैंड रूट है इंडिया का वो बहुत पुराना, जो सी रूट है उससे बहुत ज़्यादा पुराना है। लैंड रूट से पहले लोग ज़्यादा ट्रैवल करते थे, सी रूट से कम करते थे। जो बहुत सारे पासेस बने हुए हैं, रास्ते बने हुए हैं, वो माउंटेन्स से बने हुए हैं, पहाड़ों से निकलकर बने हुए हैं नॉर्थ में। और बहुत सारे जो एंशियंट ट्रैवलर्स थे, पुराने जो ट्रैवलर्स आए हैं, यात्रीगण आए हैं देश में, वो यहीं से आते थे। पहले जो बाय फुट रास्ता था उससे आते थे, क्योंकि ट्रैवल पहले समुद्र के रास्ते से करना अच्छा नहीं माना जाता था। जो लैंड रूट है इंडिया का सी रूट से पुराना है इसी वजह से, और जो लैंड रूट है वो भारत को मदद करता है दूसरे देशों के साथ एक्सचेंज करने में, सामानों की अदला बदली करने में, क्योंकि पहले लोग यात्रा करते थे जानवरों को लेकर, उनके ऊपर सामान रखकर, तो वो लैंड रूट से ही चलना पसंद करते थे। और बहुत सारी कमोडिटीज़ हैं बहुत पुराने समय से जो भारत में आती हैं या भारत से बाहर जाती हैं। इंडिया ने बहुत सारे जो आइडियाज़ दिए गए हैं वो उनके उपनिषद में हम देखते हैं। जो भारत के उपनिषद हैं, ग्रंथ हैं, उनमें हम बहुत सारे विचार देखते हैं, जैसे कि रामायण और जो पंचतंत्र की कहानियाँ हैं उनमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें हमें पता चलता है कि भारत का व्यापार का सिस्टम पहले कैसा था और किस तरह से वो दूसरे देशों के साथ व्यापार करते थे। जो इन्फ्लुएंस है ग्रीक स्कल्पचर का वो भी हमारे यहाँ देखने में मिलता है। आर्किटेक्चर्स में जो आर्किटेक्चर बिल्डिंग्स बनी हुई हैं उनमें बाहर के देशों का प्रभाव भी देखने को मिलता है। जो स्टाइल्स हैं डोम्स का, यानी कि जो मीनारें बनी होती हैं उनके ऊपर जो गुंबद बने हुए होते हैं, उनका जो आइडिया है वो वेस्ट एशिया से लिया गया है और अलग अलग हिस्सों में भारत के देखा जा सकता है। भारत के पड़ोसी देश इंडिया में लगभग 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसा कि आप जानते हैं। अब लेकिन जो इंडिया की बाउंड्री है वो लगभग कितने देशों से जुड़ी हुई है? लगभग 8 से 9 देशों से जुड़ी हुई है। इसके नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है, नॉर्थ में चाइना, नेपाल और भूटान है, ईस्ट में म्यांमार और बांग्लादेश हैं, और साउथ में श्रीलंका और मालदीव हैं। इन देशों के साथ हमारे देश की सीमा जो है जुड़ी हुई है, ये हमारे पड़ोसी देश कहलाते हैं। श्रीलंका जो है वो भारत के जो बीच में गैप है, हम जिसे राम सेतु भी कहते हैं, उसको पार्क स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है, पार्क स्ट्रेट, और उसके नाम से जाना जाता है, और उसी से वो भारत से लगभग जुड़ा हुआ माना जाता है। मालदीव जो आइसलैंड है वो सिचुएटेड है लक्षद्वीप आइसलैंड के पास। जो पेनिनसुला पीस आइलैंड का, जैसे कि आप जानते हैं, जो 3 तरफ से घिरा हुआ है पानी से और एक तरफ से जुड़ा हुआ है ज़मीन से। इस चैप्टर को जब आप बुक में पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी इस चैप्टर से, तो इसको एक बार आप बुक में भी रीड ज़रूर कीजिएगा। इसमें आप एक इंदिरा पॉइंट के बारे में जानेंगे। जब सुनामी आई थी 2004 में, ये अंडमान निकोबार का सबसे लास्ट वाला पॉइंट था, जो कि सुनामी के कारण उसमें समुद्र में डूब गया। जो ओपनिंग थी स्यूज़ कैनाल की 1869 में हुई थी, और इससे जो डिस्टेंस है यूरोप की और इंडिया की वो लगभग 7000 किलोमीटर तक कम हो गई थी। 1947 से पहले बहुत सारे राज्य थे जो प्रोविज़न और प्रिंसली स्टेट के रूप में जाने जाते थे। ये हमने 8th में भी पढ़ा था। प्रोविज़न्स क्या थे? प्रोविज़न्स वो जगह थी जहाँ केवल ब्रिटिश लोगों की हुकूमत चलती थी, ब्रिटिश गवर्नर वहाँ अपने लोगों को अपॉइंट करता था। और प्रिंसली स्टेट क्या थे?
जो लोकल राजा थे, जो यहीं के लोग थे, जो उनके राज्य थे, उनके ऊपर उनका अधिकार था, तो वो थे प्रिंसली स्टेट। एक बार आप इस चैप्टर को अपनी बुक में भी रीड ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।